स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। फिज़िक्स का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया लगभग 4 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गया है। तो जूम ऐप मैंने आपको बोला था कि मत यूज़ करो, तो अब एक बार ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को पढ़ा पाऊँ अच्छे से। तो एक ट्राई है, आप लोग सब मुझे फीडबैक देना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में फिज़िक्स में आपको चार्ज के बारे में बताया था, तो आपका ये एक बार फ्लैशबैक हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसने नोट्स बनाया होगा फिज़िक्स को, इस वीडियो को देखने के पहले अपना नोट्स को एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो देखो, अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ डिफाइंड बाय एक्सेस और अ डेफिशिएंसी ऑन अ बॉडी। जो एक चार्ज होता है, या तो वो एक्सेस किसी भी चार्ज के एक्सेस की होने के वजह से, किसी भी चीज़ के एक्सेस के होने के वजह से बनेगा, या डेफिशिएंसी के होने के वजह से बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको बता चुका था। जब एक पार्टिकल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा किसी दूसरे पार्टिकल में, तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा, यानी अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को निकाल रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज को निकाल रहा है तो अब उसमें एक्सेस में क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, दैट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। आया समझ में? और जो पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, तो अब वो पार्टिकल बिहेव करेगा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। आया समझ में? तो दिस इज अ बेसिक अबाउट द चार्जेस, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर acquire negative charge. A body is said to be positively charged if it loses electrons. Example, a glass rod rubbed with a silk cloth acquires positive charge. ये दोनों ही एग्जाम्पल आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। याद रखना, ये जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखे जाते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ये भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का फिक्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसको आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, या चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन का कितना है चार्ज? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखना। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने ये पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब चार्ज होता है। तो 1 कूलम्ब में, देखो हमने ये पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब चार्जेस है, राइट। तो 1 कूलम्ब चार्जेस में कितना होगा? जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप ये 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना सब हमने बस पढ़ा था लास्ट क्लास में अबाउट द चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बताया था जिसमें चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे कि अगर कॉम्ब या स्केल को अपने बालों में आप रब करते हो तो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। लेकिन उस कंडीशन में कॉम्ब और हेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, तो डेट इज़ नोन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 11th में पढ़ोगे। हमको 10th क्लास में पूरा का पूरा फोकस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हमको अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में क्लास 10th में पढ़ना है। चलो नेक्स्ट हमारा, बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी हम अपने कुछ बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि कंडक्टर्स। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है ये, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, हीट को कंडक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर बेसिकली दोज बॉडीज थ्रू विच करंट कैन फ्लो। कंडक्टर वो बॉडी होगी जिससे करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज नोन एज अ कंडक्टर। सिंपल एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हो? स्टील, ठीक है, लोहे से करंट पास होता है, और कॉपर, ठीक, आयरन, कॉपर, और क्या बोल सकते हो? एल्यूमिनियम। तो हमको यहाँ से समझ में आया कि जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, राइट? जितने भी हमने ये क्लास 8 में मेटल बॉडीज पढ़ी है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स, राइट? नाउ व्हाट आर एलॉय? अगर याद होगा तो एलॉय भी मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है। अगर हम किसी मेटल में कुछ एलिमेंट्स को मिक्स कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? एलॉय, राइट? जैसे हम स्टील को बनाते हैं, स्टील में कुछ कार्बन कंटेंट्स हम ऐड करते हैं अगर आयरन में तो स्टील बन जाता है, राइट? वैसे इस पर्टिकुलर 10th की क्लास में हमको दो एलॉय बहुत काम के हैं। पहले यहाँ पर देख लो, व्हाट आर एलॉयज? एलॉय इज अ सब्सटेंस विच इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल्स विथ अदर एलिमेंट। जब हम एक मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एलॉय, राइट? अब देखो यहाँ पर हमें दो एलॉय बहुत काम के हैं, एक नाइक्रोम और एक मैग्नीन। नाइक्रोम और मैग्नीन, ये नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, 10th में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ये नाइक्रोम और मैग्नीन दो ऐसे एलॉय हैं जिसको हम हीटिंग अप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम प्रेस में यूज़ करते हैं इसको, आयरन में, और हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है आपका, गीज़र जो होता है आपका, जितने भी ये हीटिंग अप्लायंसेस है उनमें ये दो एलॉयज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप ठंडी के मौसम में हीटर चलाए होगे तो आप देखे होगे, आप जैसी बटन ऑन करते होगे हीटर की तो उसमें एक आपको आयरन की ऐसे एक स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, राउंड सा आपको एक वो दिखती होगी रॉड, जो पूरी लाल हो जाती है कुछ देर के बाद। दैट इज़ नथिंग बट नाइक्रोम एंड मैग्नीन। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ें याद रखना। तो इस यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसका जवाब थोड़ा सा अच्छे से देना। देखो, कंडक्टर्स वो हो गए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दें, राइट? तो मेटल्स आर जनरली अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्योर मेटल होते हैं उसकी कंडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम उस प्योर मेटल में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई मिलावट कर रहे हैं, कोई चीज़ बाहर से डाल रहे हैं, तो क्या उसकी कंडक्टिविटी में कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ, क्या उसकी कोई कंडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा? वीडियो पुश करके एक बार सोचो तो मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर हम किसी प्योर चीज़ में कोई दूसरी चीज़ को मिलाएं तो उसकी प्योरिटी में थोड़ा ना थोड़ा तो फ़र्क आएगा। तो जैसे कि मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, एलॉय भी होते हैं, लेकिन बहुत इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्योर मेटल में कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स को ऐड करके एलॉय बनाते हैं, राइट?
तो प्योर मेटल की कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें बाहर के दूसरे एलिमेंट को ऐड करने के वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और कंडक्टिविटी बहुत कम होने के वजह से जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो पूरा गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने अंदर से होने नहीं देते, और नहीं होने देने के वजह से वो गर्म होना स्टार्ट होता है। ये चीज़ हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो कि जो आपका प्योर मेटल है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है देन एलॉय, बिकॉज एलॉय इज़ अ मिक्सचर और जो मेटल है वो आपका प्योर होता है। आया समझ में? चलो स्टार्ट कर, आगे देखते हैं। Now note, this alloy has low conductivity than that of pure metals. अच्छा, नोट्स की बात रही तो आप लोग वीडियो को पुश करके अब पूरी चीज़ें आप लिखोगे जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। आप अभी भी अपने नोट्स को बनाते चलो, जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं, जितनी स्लाइड्स बनाई हैं, वीडियो को पुश करके आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या है, किस ऑब्जेक्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। कितना इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से पास हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। राइट, नेक्स्ट इंसुलेटर्स। नाउ व्हाट आर इंसुलेटर्स? वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द बॉडी विच डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब आप वायर्स को देखते हैं तो वायर्स के ऊपर ये जो प्लास्टिक कवरिंग होती है ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप जब इस वायर को छुएं रिपेयर करते वक्त या समथिंग कुछ भी, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। आया समझ में? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। तो इसमें से अगर यहाँ से करंट फ्लो भी हो रहा है और आप वायर के इस पोर्शन को छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। आया समझ में? बिकॉज प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स। और ये कहाँ यूज होता है, अगर आप देखोगे जनरली जो भी सॉकेट्स आपके होते हैं तो सॉकेट्स की ये जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की होती है। ठीक है, ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओ, लगा सको इजीली स्विच वगैरह। आ रहा है समझ में? तो ये जो जितने भी ये प्लास्टिक मटेरियल्स हैं दे आर इंसुलेटर्स विच आर यूज्ड इन वेरियस अप्लायंसेस। आ रहा है समझ में? क्लियर है? बहुत ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों है। तो देखो, मेटल गुड कंडक्टर अगर आप ध्यान से इसके डायग्राम को देखोगे तो देखो ये एक मेटल है, और अगर हम जूम करके देखें, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें, आप इमेजिन कर लो हमने इसको इतना जूम कर दिया कि इसके अंदर के एटम्स हमको दिखने लग गए। तो अब जब आप मेटल के अंदर के एटम्स को ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? एक एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हैं। दे आर नोन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, जब इसमें से करंट पास होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से मूव होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर होता है। तो होता क्या है, मेटल के अंदर जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसके एटम्स के अंदर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एक एटम से दूसरे जगह ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। अगर आप यही चीज को हम चार्ज बोले थे, अगर आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा तो डेट इज नथिंग बट अ चार्ज। राइट, तो जैसी इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें पास करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह, एक एटम से दूसरे एटम में मूव होंगे, एंड दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिक चार्ज। आया समझ में?
कोई डाउट? तो मेटल में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आया समझ में? बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस भी आप उसको बोल सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका और ये डिटेल डायग्राम है, अगर उसको और हम अल्ट्रा जूम करके देखें तो ये इस टाइप से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जैसे ही करंट आता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है। तो इसमें मैंने एक नोट लिखा ही है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम आप ये भी देखेंगे कि मेटल ही नहीं, सॉल्ट, पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का यही रीज़न होता है कि उसके पास भी क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पूरे 10th क्लास में याद रखो, अगर आपको कोई भी पूछे कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं तो नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट, अब मैं आपको नॉन मेटल का भी एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आए। तो देखो नॉन मेटल का स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप से नज़र आता है। अगर आप नॉन मेटल को ध्यान से देखोगे ये पूरे स्ट्रक्चर को, तो देखो एक एटम से जो दूसरा एटम अटैच है वो बहुत पैक्ड स्ट्रक्चर है। पैक्ड का मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे भी बाउंड है और इससे भी बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड है, तो यहाँ पर कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, ये हमने जूम करके कुछ छोटे से पार्ट को देखा है। यहाँ वैसे ही ऊपर और ये साइड में भी वैसे ही पूरे स्ट्रक्चर बने होंगे, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इंसुलेटर का मतलब वो चीज़ जो जहाँ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो देखो अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटर है, सपोज प्लास्टिक है, और उसको आप जूम करके देखोगे तो उसके एटम आपको इस टाइप से नज़र आएंगे, पैक्ड नज़र आएंगे, उसमें आपको कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वही अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का नज़र आएगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। आया समझ में बहुत अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने आपको अभी जितना भी कुछ समझाया है वो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार इसको आप लोग रीड करके देखना। जितना भी मैंने अभी तक आपको जो जो समझाया है वो ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई है। मैंने इसको इसलिए लिख दिया कि कम से कम अगर तुम में से किसी को भी डाउट होगा, जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप रीड कर लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ें लिख लेना और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7089996000 पे मैसेज करके बताओ कि मुझे ये आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और थैंक यू स्टूडेंट्स।